भैया ने ऐसा क्यों किया? खुद की जिंदगी तो बर्बाद की, हमारी भी बर्बाद कर दी। अपने पिता परशुराम खरे के देहांत के 2 साल बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुनील ने एक हत्या की थी। उसे इकबाले जुर्म से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो चीख कर पुलिस को ललकार रहा था कि पहले वो उसकी पहचान साबित करे। इसी पहचान के लिए सुनील और उसकी माँ विद्या पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारे बाबा के परिवार वालों ने हमारे साथ जो भी बर्ताव किया, तुम्हारे बाबा ने मुझे और तुम दोनों को सब कुछ दिया है। अब हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो अगले हफ्ते लास्ट डेट है फीस भरने की। हो बाबा, आ जाएंगे पैसे। कैसे आएंगे आई? मैंने बोला ना, तू चिंता मत कर, जैसे पहले आते रहे अभी भी आ जाएंगे। बस तेरी पढ़ाई पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे बाबा और मैं बस इसी के लिए तो जिए। आई वो मेरी फीस। माहिती है मला, तेरी भी फीस भर दी जाएगी। जी विद्या, देख इस बार तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, पर अक्खी जिंदगी जुगाड़ पर तो नहीं चल सकती ना। और फिर मेरी दूसरी जिम्मेदारियां भी तो हैं। मैं समझती नहीं हूँ क्या भाऊ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आ जाएगा। सुनील के बाबा बिना चुके हर महीने पैसे देते थे, लेकिन ये ख्याल ही कभी नहीं आया कि एक दिन वो अचानक से चले जाएंगे और मेरे बच्चे। भाऊ, मैं उनके घर से, उनके भाई सदाशिव से भी कोई मदद नहीं मांग सकती। मैं समझता हूँ विद्या, पर अगले महीने से तुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मेरा हाथ काफी तंग है विद्या, और फिर झूठा दिलासा देने से हालात तो नहीं बदलेंगे ना। परशुराम के देहांत के बाद विद्या और उसके बच्चों की जिंदगी अपने सर के बल उलट गई। विद्या के पास घर चलाने, सुनील और मेघना की पढ़ाई जारी रखने का कोई जरिया नहीं था। सुनील को पता था कि उसकी मां खून पसीना एक कर रही है, और फिर भी वो किसी तरह से काफी नहीं है। बेबसी सुनील को कुरेद रही थी। मेघना भी इस बेबसी और लाचारी में लिपट गई थी। माना कि गरीबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन जब गरीबी के साथ साथ इंसान की गरिमा और उसकी पहचान भी छिन जाती है, तब जिंदगी हर तरीके से असहाय हो जाती है। कभी कभार तकदीर मेहरबान होकर राहत भी भेजती है, लेकिन विद्या को इस राहत तक पहुंचने में काफी भटकना पड़ा था, रेंगना पड़ा था। अरे विद्या, क्या रतन भाऊ, खबर सुनी क्या? कैसी खबर? अरे वो तुम्हारा जेठ सदाशिव खरे जमीन जायदाद बेचने की सोच रहा है। बंटवारा हो रहा है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें प्यार से तो मिलेगा नहीं। मैं कहता हूँ कुछ करो, वरना सारी जिंदगी माथा फोड़ती रहोगी बैठी बैठी। विद्या, मेरे बाबा ने हमारी शादी को भी स्वीकार नहीं किया। मुझे कई मौक़ों पर जलील किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। आप उनके छोटे बेटे हैं, बहुत प्यार करते थे आपसे। शायद इसीलिए नासिक में जो 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने मेरे नाम पे ली थी, उसे मेरे नाम पे ही रहने दिया। गुस्से में आकर मुझे उससे बेदखल नहीं किया। बहुत बड़ा दिल था उनका। आपने अपना बड़ा दिल उन्हीं से तो पाया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बेटा सुनील भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाए। ज़रूर, क्यों नहीं। विद्या, वो नासिक वाली 5 एकड़ ज़मीन को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। वो हमारे सुनील और मेघना के लिए बीमा होगी। कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बेच देंगे। भाई अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि बाबा ने हमें आसमान से बचा लिया है। अरे हाँ ना, मैं तो इस जमीन के बारे में भूल ही गई थी।
हाँ, अब पता चला है कि सदाशिव भाऊ जमीनें बेच रहे हैं, बंटवारा हो रहा है। मुझे अब अचानक से याद आ गया। आई, पर आपने इस जमीन के सारे कागजात संभाल के रखे हैं ना? नहीं रे, उस जमीन के कागजात तो कभी थे ही नहीं मेरे पास। तो फिर? तू फिक्र मत कर, उस जमीन के कागजात तेरे दादाजी के घर में होंगे। और उस घर में हमारे साये को भी एंट्री नहीं है। सदाशिव काका उन्हीं कागजात पे बैठे होंगे। आपको लगता है वो उस जमीन का 1 इंच भी हमें देंगे? जी जी नमस्कार भाऊ। नमस्कार। मुझे सदाशिव भाऊ से मिलना है। अपन कौन? विद्या परशुराम खरे। ठीक है, रुको यहीं। भाव नहीं मिलेंगे। उनसे कहिए सिर्फ 5 मिनट का काम है। भाव ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। जाइए यहाँ से। देखिए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का काम है। एक मिनट। भाव आ जाएंगे थोड़ी देर में, इंतजार करो। हे, यहाँ नहीं, वो वहाँ उधर नीचे। जी नमस्कार भाऊ। तुझसे साफ साफ कहा गया था ना, इस घर में मत आना, न तू न तेरे बच्चे। भाऊ, मेरे पति परशुराम जी ने मुझे बताया था कि सुनील के दादाजी ने नासिक में कुछ 5 एकड़ की जमीन खरीदी थी सुनील के बाबा के लिए। हमारे बाबा ने उनके बच्चों के लिए क्या खरीदा क्या नहीं, उससे तुझे क्या लेना देना? परशुराम जी ने मुझे बताया था कि वो जमीन उन्होंने सुनील और मेघना के लिए बचा के रखी थी। बस उस जमीन के कागजात चाहिए थे मुझे। काय भरत बोल। नासिक में जो जमीन है वो परशुराम जी की है, उन्हें उनके बाबा ने दी थी। और जो परशुराम जी ने अपने बच्चों को दी है, उस जमीन के कागजात। हे बक, तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब मत कर। चलने गया। दया करा भाऊ, आप ही के खानदान का खून है मेरे बच्चे, और वो जमीन उनके हक की है। हमारे खानदान के खून उनकी तू बात मत कर। मेरे भाई परशुराम की रखाई ले तू। 4 और होंगे यहाँ वहाँ, वो सब अपने पिल्लों को लेके आ जाएंगी तो उन सब को हम अपनी जमीन बांटते फिरेंगे क्या? ऐसे शब्द मत कहिए भाऊ। परशुराम जी और मेरी मंदिर में भगवान के सामने शादी हुई थी, और वो जमीन मेरे बच्चों का भविष्य है भाऊ। बस वो एक जमीन दे दीजिए हमें, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ भाऊ। लिख के देगी? धमकी दे रही है मुझे? नहीं भाऊ, भीख मांग रही हूँ। तो तुझे जमीन के कागज चाहिए तो जा 7-12 उतारा लेके आ। 7-12 उतारा? हर जमीन का दाखिला होता है सरकार के पास, उसे बोलते हैं 7-12 उतारा। और उसमें कहां लिखा है कि परशुराम ने तेरे बेटे के नाम जमीन की? दिखा, जमीन तेरी। लेकिन वो सारे कागजात तो आपके पास है ना भाऊ? मेरे पास तो बहुत सारे कागजात हैं, और नासिक वाली जमीन के भी हैं। पर परशुराम बिना वारिस के इस दुनिया से चला गया, तो कानून के हिसाब से असली वारिस गिरीश है। नासिक वाली जमीन ही नहीं, परशुराम की सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ गिरीश को मिलेगी। भाऊ, परशुराम जी बिना वारिस के नहीं थे। बेटा है उनका सुनील, बेटी है। आप तो सब कुछ जानते हैं ना भाऊ। जानना एक बात होती है, मानना दूसरी बात।
कानून दूसरी बीवी को नहीं मानता तो नाजायज औलाद को कहां से मानेगा? तुझे रानी झांसी बनने का शौक है तो तू बन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा तहसीलदार के दफ्तर में जा, 7/12 उतारा ले आ और साबित कर दे कि तेरे दोनों बच्चे मेरे भाई परशुराम के जायज औलाद हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे कागजात दे दूंगा जमीन के। सुनील, कल मैं तहसीलदार साहब के दफ्तर जा रही हूँ। अगर बाबा ने ये ज़मीन हमारे नाम पे छोड़ी है तो बाबा ने कहीं ना कहीं तो लिखकर छोड़ा होगा ना। छोड़ी होगी तो भी मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं बेटा। तुम्हारे बाबा ने कुछ बताया नहीं था। हाँ, एक बार इस नासिक की ज़मीन के बारे में बताया था मुझे। तो तू तहसीलदार के ऑफिस में क्या पूछेगी, क्या बोलेगी उनसे? सब लोग एक जैसे नहीं होते सुनील। तुम्हारे बाबा की तरह इंसाफ करने वाले और लोग भी होंगे ना इस दुनिया में। देखिए विद्यादेव, ये 7/12 उतारा है। जमीन केशव खरे के नाम पर थी, उन्होंने परशुराम खरे के नाम पर कर दी। परशुराम खरे ने किसी के भी नाम पर नहीं की। मेरे बेटे का नाम सुनील खरे है, परशुराम जी का बेटा। उन्होंने कहीं ना कहीं तो जिक्र किया होगा ना कि उनके बाद ये जमीन सुनील को मिलेगी। ये सरकारी कागज है, यहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये जो जगह है ना, वहां पर अगले हकदार का नाम लिखा जाता है और ये जगह खाली है। देखिए, आप ही देख लीजिए। परशुराम जी मेरे पति थे, सुनील उनका बेटा। बाप की जमीन लड़के को नहीं मिलेगी। ताई, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन कानून दर्द वर्द नहीं समझता, वो सिर्फ कागज पत्री समझते हैं। हाँ, तो कागज पत्री बन सकती है ना, कोई ना कोई कानूनी कायदा जरूर होगा। अरे कितने सारे लोग अचानक से चल बसते हैं, तो क्या उनको उनका हक नहीं मिलता? भाऊ, कोई तो उपाय होगा ना। मेरे बच्चों की जिंदगी दांव पे है भाऊ। ताई, उपाय तो नहीं है, लेकिन एक तुक्का समझ लीजिए। बोलो ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमारा ये ऑफिस कापसेवाड़ी तहसीलदार ऑफिस के नीचे आता है। आप वहां पर जाकर एक अर्जी दीजिए। कैसी अर्जी भाऊ? आपके लड़के का पूरा नाम वहां की फाइल में दर्ज कीजिए, फिर उसका नाम 7/12 उतारा में शामिल हो सकता है। लेकिन ये एक सिर्फ तुक्का समझ लीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। विद्या जी, आपके बेटे का नाम तो रजिस्टर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ पुरावा लगेगा, सर्टिफिकेट लगेंगे। कैसा सर्टिफिकेट? एक तो आपके शादी का सर्टिफिकेट और दूसरा आपके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र, और जो भी कोई कागजात आपके पास हो जिससे साबित हो सकता है कि आप ही परशुराम खरे की कानूनन पत्नी है और उसी कानूनी शादी से आपके बेटे का जन्म हुआ है। सुनील के 10वीं का सर्टिफिकेट है हमारे पास, उसमें साफ लिखा है पिता का नाम परशुराम केशव खरे। और आपके शादी का सर्टिफिकेट, उसके बिना ये कैसे साबित होगा कि आप ही परशुराम खरे की पत्नी है? शादी का सर्टिफिकेट तो हमने कभी बनवाया ही नहीं। वो क्या है ना कि हमारी शादी मंदिर में हुई थी, लेकिन हाँ 4 लोग गवाह हैं हमारी शादी के। पंडित जी ने पूरी विधियों के साथ हमारी शादी की थी। तो उस पंडित ने कुछ तो कुछ लिख के दिया होगा ना, जिसमें लिखा होगा कि उसी ने आपकी शादी करवाई है। ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया उन्होंने। अब 20 साल हो गए हैं। कुछ फोटोग्राफ, किसी ने एक तो कुछ फोटो निकाली होगी। अभी आपने कहा कि कुछ 4 लोग आपके शादी में शरीक हुए थे। शादी का फोटो भी नहीं है, लेकिन हमारी शादी में मेरी तरफ से मेरे बड़े भाई आनंद भाऊ और दीपा भाभी और मेरे पति के दोस्त सुशील निकम और महेश कदम थे।
आपके भाई की गवाही तो इतनी मजबूत नहीं होगी क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं, मगर परशुराम जी के जो दोस्त हैं उन्होंने अगर एफिडेविट बना दी या वो पंडित लिखित में देता है जिसमें मंदिर का नाम, मंदिर का पता, शादी की तारीख हो, तो आपका यह एप्लीकेशन थोड़ा वजनदार हो सकता है। नमस्कार. नमस्कार. आपण कोण? मी विद्या खरे. यहाँ महेश कदम रहते हैं ना, मैं उनसे मिलने आई हूँ. महेश कदम? हाँ, वो मेरे पति के दोस्त थे. महेश कदम का नाम सुना है हमने. वो यहाँ हमारे पहले ही रहते थे. तो अब कहाँ है, कुछ पता है? सुना है कि वो गुजर गए. हाँ, महेश जी का और एक दोस्त था, सुशील निकम. उनके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मैं तो महेश कदम को कभी मिली भी नहीं. हम लोग 4 साल पहले यहाँ रहने आए हैं. हाँ, मैं तीनों दोस्तों को अच्छी तरह जानता था. परशुराम खरे, महेश कदम और सुशील निकम. ये सुशील निकम कहाँ मिलेंगे? परशुराम और महेश की तरह सुशील भी चल बसा. कब? अब हो गए 2-3 साल. मगर आप कौन है? दिनकर उपाध्याय नाम था उनका. वो तो मेरे काका थे, पर 7 साल पहले उनका देहांत हो गया. जो लोग ये गवाही दे सकते थे कि मैं तुम्हारे बाबा की पत्नी हूँ, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे. सुनील, ये जमीन हमारी दुनिया बसा सकती है. लगाई खड्डे में गई जमीन. मुझे सबसे ज्यादा ये चुभता है आपका ये दर दर घूमते फिरना, ये साबित करने के लिए कि आप बाबा की पत्नी थे, हम बाबा के बच्चे हैं. कागज नहीं तो रिश्ते नहीं होते क्या? अरे किसे पता था कि ऐसा दिन आ जाएगा, वरना कागज बना के रखती. मैं क्यों, तुम्हारे बाबा बना के रखते. इतना समझाया तेरी माँ को, अब तुझे भेज दिया. अरे शर्म करो शर्म, ये नौटंकी काम नहीं आएगी. उस जमीन से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है. वास्ता है. वो मेरे बाबा की जमीन थी, अब वो मेरी जमीन है. असाका, तेरा नाम जो भी है लड़के? सुनील नाम है मेरा, सुनील परशुराम खरे. खरे कोई 5 रुपए की टोपी नहीं है जो कोई भी अपने नाम के सामने चिपका दे. तेरा असली नाम मुझे मालूम है, सुनील. जा इस नाम का सर्टिफिकेट बनवा. मैंने तेरी माँ को कितनी दफे समझाया था कि पहले वो ये साबित करे कि वो परशुराम की बीवी थी, और फिर ये साबित करे कि तू परशुराम का ही बेटा है. साबित करो, जमीन ले लो, ताबे में लेकर के फिर बेचो, खेलो कूदो, कुछ भी करो. मेरी आई की शादी मेरे बाबा से हुई थी, यानी परशुराम खरे से हुई थी, और मैं परशुराम खरे का बेटा हूं सुनील खरे. इसमें साबित क्या करना है? काका, आप लोग इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? जब तुम हमारे लिए कुछ हो ही नहीं तो परेशानी किस बात की? वो तो तुम लोग हो जो भिखमंगों की तरह हमारे दरवाजे की चौखट को मैला कर जाते हो. ऐसा है तो मेरे दादाजी ने मेरे बाबा के नाम पे जमीन क्यों खरीदी? वापस क्यों नहीं ली उनसे? और मेरे बाबा के लिए घर के दरवाजे बंद क्यों नहीं हुए? वो सब तेरी माँ को पता है, जाके पूछ उससे. हमारे पिताजी केशव खरे ने
उस औरत को इस घर से भगा दिया था। उसी केशव खरे ने अपने छोटे बेटे परशुराम पर दया खा करके नहीं भगाया। इस घर से तुम्हें 5 एकड़ जमीन तो क्या 5 बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। चलने आई, मैं साबित करूंगा कि आप बाबा की पत्नी थी और हम उन्हीं के बच्चे हैं। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं आई, अब ये लड़ाई हमारे नाम की है, हमारे पहचान की है। इससे तो कुछ भी साबित नहीं होता। क्यों नहीं सर? सर वो मेरे बाबा थे, मेरे आई के पति थे। अब हम और क्या करें ये रिश्ता साबित करने के लिए? सुनील, 7/12 उतारा में तुम्हारा नाम शामिल करने के लिए ये काफी नहीं है। लेकिन साहेब, जो लोग मेरे शादी में शामिल थे, पंडित जी भी, सब चल बसे। अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं? और जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके दस्तावेज मांग रहा है ये कानून। लेकिन हम लोग तो जिंदा हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं। इतना बेरहम कैसे हो सकता है कानून? विद्याताई, कानून रहम करने के लिए भी दस्तावेज देखता है। एक सुझाव है। हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे सर। तुम लोग एक वकील करो, किसी भी छोटे कोर्ट से या किसी फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करो। कैसी पिटीशन सर? तुम लोग बोल रहे हो कि परशुराम खरे का बड़ा भाई सदाशिव खरे तुम्हारा रिश्ता परशुराम के साथ मानने से इनकार कर रहा है, बराबर? हाँ। तो अब तुम लोग ये पिटीशन फाइल करो कि परशुराम खरे के साथ तुम्हारा पत्नी और बेटे का संबंध है और उसके बावजूद तुम्हें प्रॉपर्टी से अलग किया जा रहा है। नोटिस दो, और अगर कोर्ट में ये केस एडमिट हो गया और विद्याताई की शादी को भी मंजूर कर लिया गया तो तुम्हारा नाम 7/12 उतारा में आना निश्चित है। और एक बार कोर्ट ने फैसला ले लिया तो तहसील ऑफिस को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। आई, मैंने सोच लिया कि हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। नको रे बाबा नको। कोर्ट कचहरी चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। परवाह नहीं आई, चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह। बाहर खड़े होकर चुपचाप दम तोड़ने से तो अच्छा है कि घुस जाओ चक्रव्यूह में और जी जान से लड़ो। लेकिन सालों लग जाते हैं, और फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? वो भी एक सर्टिफिकेट ही है आई, और ऐसे भी मुझे डिग्री से ज्यादा प्यारी मेरी पहचान है। अब अगर मेरी पढ़ाई मेरे बीच में आती है तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। हे भक्त, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये जमीन हमें किस लिए चाहिए? हाँ, ताकि तुम्हारी और मेघना की पढ़ाई अच्छे से हो, आगे के दिनों में पैसों की तंगी ना हो, फीस वक्त पर भरी जाए। अरे बाबा, मेघना की शादी भी तय हो गई है। माना के लड़के वालों ने हमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन हमें तो देना ही पड़ेगा ना। अरे इतने बड़े बड़े पहाड़ है हमारे सामने, इन सब को छोड़कर हम कोर्ट कचहरी करेंगे? भाई, मेघना का सर उसके ससुराल वालों के सामने ऊंचा होना चाहिए। आंखों में आंखें डालकर वो बोल सके कि वो मेघना परशुराम खरे है, मेघना नाजायज नहीं। भाई, पहचान सब कुछ है, पहचान नहीं तो कुछ भी नहीं, पहचान नहीं तो हम भी नहीं। और मुझे साबित करना है उस खरे खानदान को, चाहे वो हमसे जिंदगी भर नफरत करे, दूर रखे हमें, पर मुझे साबित करना है सदाशिव खरे और गिरीश खरे को कि कानूनी तौर पर हम भी उसी खानदान से हैं, उसी परिवार के हैं। कोर्ट का नोटिस भेजा है कि जब तक जमीन की नाम का फैसला नहीं हो जाता, ना तो ये जमीन किसी को दे सकते हैं, ना किसी के नाम कर सकते हैं, ना ही किसी को बेच सकते हैं। वो लोग कभी कुछ साबित नहीं कर पाएंगे बाबा। पर एक बात तो साबित कर दी कि वो मूर्ख है। अब देखते हैं कितनी ताकत है उनमें लड़ने की। मामला जमीन का नहीं रह गया है, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल बन गया है। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। सुनील और उसकी मां विद्या के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो ये साबित करें कि वो नाजायज नहीं है। सालों पहले जो कानूनी तौर पर नहीं किया गया था, उसका प्रयास अब किया जा रहा था। एक माँ बेटा अदालत के दर पर दलील कर रहे थे कि विद्या और परशुराम के रिश्ते को कानून का आशीर्वाद मिले
जिससे दोनों बच्चों को उनके पिता का नाम मिले और उनके वजूद को कानून की सहमति। सर, सुनील खरे और मेघना खरे जिन्होंने विद्या खरे के साथ ये जॉइंट पिटीशन की है, इन तीनों ने अपने आप से ये घोषित कर दिया है कि वे परशुराम खरे की फैमिली हैं। लेकिन इन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश नहीं किया है जो ये साबित कर सके कि परशुराम खरे ने कभी विद्या खरे से शादी की थी और ये दोनों बच्चे उसी शादी से पैदा हुए थे। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है सर। डॉक्यूमेंट्स हैं सर। सुनील खरे और मेघना खरे इन दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मदर्स कॉलम में विद्या खरे का नाम है और फादर्स नेम कॉलम में परशुराम खरे का नाम। सर, अगर मैं बाहर सड़क पर जाकर कोई पत्थर हवा में उछालता हूं तो बहुत चांसेस हैं कि वो जाकर किसी न किसी परशुराम खरे को लग जाए। महाराष्ट्र में हजारों परशुराम खरे होंगे सर। सर, मेरे क्लाइंट्स के क्लेम को उसी परशुराम केशव खरे के बड़े भाई सदाशिव केशव खरे ने कॉन्टेस्ट किया है, किसी राह चलते नहीं। लेकिन सर, विद्या खरे के पास कोई सबूत नहीं है कि वो परशुराम खरे की पत्नी कहलाए। मेरे क्लाइंट सदाशिव खरे के पिता केशव खरे ने क्लेम की गई जमीन अपने दूसरे बेटे परशुराम खरे के नाम कर दी थी, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी धर्म पत्नी थी उषा परशुराम खरे और वो भी इस दुनिया में नहीं है। इस दंपत्ति की कोई भी संतान नहीं थी। तो ऐसे में सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत परशुराम खरे की सारी प्रॉपर्टीज कानूनी तौर पे उनके भाई सदाशिव केशव खरे के बेटे गिरीश सदाशिव खरे को जानी चाहिए। सर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एडमिसेबल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे कोई भी ऑनरेबल कोर्ट नकार नहीं सकता। पर क्या बर्थ और स्कूल सर्टिफिकेट्स ये बात साबित कर सकते हैं कि परशुराम खरे ने वाकई में विद्या खरे से शादी की थी? क्या यह बात संभव नहीं हो सकती कि विद्या खरे ने ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश की है, डिसीज्ड परशुराम खरे का नाम अपने बच्चों के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट्स पे केवल और केवल इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि वे मेरे क्लाइंट सदाशिव केशव खरे की राइटफुल प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके और उन्हें हरास कर सके। सर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई किसी का नाम इतनी आसानी से कैसे जोड़ सकता है? और ये बिल्कुल गलत इल्जाम है मेरी क्लाइंट विद्या खरे पर कि उन्होंने कोई साजिश रची है जमीन हासिल करने के लिए। बच्चों के नाम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स में बरसों पहले जोड़े गए थे, जो कि नेचुरल ड्यू कोर्स में हुआ था। आज मेरी क्लाइंट अपनी हक की जमीन मांग रही है क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट साधन नहीं है कमाई का। इतने साल उनके बच्चों की परवरिश और उनके घर का खर्च परशुराम खरे की कमाई से चलता था और परशुराम खरे के देहांत के बाद डिसीज की प्रॉपर्टी विद्या खरे और उनके बच्चों को ही जानी चाहिए। मैं ऑनरेबल जज से दरखास्त करता हूं कि मेरी क्लाइंट विद्या खरे और परशुराम खरे की मंदिर में पूरी विधियों के साथ हुई शादी को मंजूर किया जाए, उसे लीगल माना जाए। शादी 30 सितंबर 1993 को हुई थी साहब। गायत्री देवी का मंदिर है अंबाखेड़ में, वहीं पर हुई थी। मैं और मेरी पत्नी दीपा दोनों शादी में मौजूद थे। शादी के मामलों में रिश्तेदारों की गवाही काफी कब से होने लगी? मंदिर में होने वाली शादी के मामले में कम से कम 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कम से कम एक गवाह ऐसा हो जो कि रिश्तेदार ना हो। और विद्या खरे ने शादी का कोई भी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफिक प्रूफ पेश नहीं किया है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि 20 साल पहले मेरे भाई परशुराम के साथ ये एक बार हमारे घर आई थी और उस वक्त मेरे भाई की पत्नी उषा थी। 5 साल पहले उनका निधन हो गया। ये औरत विद्या मेरे भाई परशुराम की पत्नी कभी नहीं थी। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप बताइए, एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं? ये केस देश के लाखों दूसरे केसेस की तरह चलता रहा और चलता रहा। उस दौरान मेघना की शादी हुई, सुनील की इंजीनियरिंग छूट गई और केस चलता रहा। घर खर्च में अपनी मां का हाथ बटाने के लिए सुनील ने मैकेनिक की नौकरी शुरू कर दी। विद्या के सामने अब कोई भविष्य नहीं था। वो केवल वर्तमान की 2 रोटी और सर पर छत के लिए पिसती जा रही थी। परशुराम और उसने जो 2 बच्चों के लिए सोचा था वो अब केवल एक याद बनकर रह गया। सुनील और उसकी मां विद्या कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि परशुराम और विद्या की कभी जायज शादी हुई थी। सुनील, अरे हम लड़े हारे, तकदीर को शायद यही मंजूर था। अब वो जमीन भी किस काम की? तुम वापस पढ़ने वाले तो हो नहीं, मेघना भी अपने घर में है।
बस 2 वक्त की रोटी और एक छत का सवाल है। दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो प्रॉपर्टी हम तो उसके बारे में जानते तक नहीं थे, आई को भी याद नहीं था। वो प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आती या नहीं आती पता नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा उस जिल्लत से, उन तानों से, उन गालियों से। सुनील के अंदर का घाव अब नासूर बन गया था, तेजाब उगलने लगा था। सुनील इन सालों में एक ऐसा शख्स बन गया था जिसे इंजीनियरिंग का होनहार स्टूडेंट सुनील शायद कभी पहचान भी नहीं पाता। उसके अंदर मायूसी, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तीनों उबलने लगे थे और फिर छिड़का इस नासूर पर नमक। विद्या खरे और सुनील खरे पर एक अटैक हुआ। जिन 2 लोगों ने आप पर हमला किया था वो अब हमारे हिरासत में। कौन थे वो साहब? ये भी कोई पूछने वाली बात है साहब? आप उस सदाशिव खरे और गिरीश खरे को पकड़कर अंदर डाल दो। सुनील, पहले हमारी पहचान मिटा दी, उससे खुश नहीं है इन लोग, अब हमें दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। नहीं सुनील, हमले में सदाशिव खरे का कोई हाथ नहीं है। साहब, सुनील खरे को उधार दिया था मैंने, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जब मैंने उसको मांगा तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा। कैसा पैसा, काय का पैसा? साहब, पैसा दिया था तो गुस्सा आएगा ही ना। ये सरासर झूठ है साहब, मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे लिए ही नहीं है। वो दोनों तो यही कह रहे हैं और आपने सच मान लिया। उन दोनों को पट्टी पढ़ाकर भेजने वाला भी सदाशिव खरे ही है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सही है साहब, दुनिया हम पर जुल्म करे और सबूत भी हम ही पेश करें। सुनील, क्यों मारते मेरे बेटे को? सर, जब केस दर्ज हुआ था तो शिकायत करने वाले ने सुनील का पूरा नाम नहीं लिखाया था, कहा कि उसे पूरा नाम नहीं मालूम, और यह भी नहीं मालूम कि सुनील दरअसल है कौन। सुनील नाम है साहब, अंबाखेड़ गांव में रहता है वो। पूरा नाम क्या है सुनील का, जानते हो उसे? पूरा नाम नहीं मालूम साहब, और ना ही हम उससे जानते वो कौन है, किसका बेटा है, क्या करता है, मुझे नहीं मालूम। सर, गिरीश खरे ने सिर्फ सुनील नाम बताया था, पर हमें पूरा नाम पता लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जब सुनील फरार था तब उसकी कहानी पता चली कि क्या क्या हुआ था। फिर जब हमने उसे गिरफ्तार किया तो वो कहने लगा कि उसने अपने बचाव में मर्डर किया है, अगर वो नहीं मारता तो खुद मारा जाता। खबर बिल्कुल पक्की है विद्या, दोनों ही हमले उन्हीं लोगों ने कराए हैं, आरस गांव वालों ने, यानी तेरे जेठ सदाशिव खरे और उसके बेटे गिरीश ने। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अरे उनको तो पता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों को डर है कि एक ना एक दिन सुनील ये साबित कर देगा कि सुनील परशुराम जी का ही बेटा है, और फिर वो जमीन उन लोगों को सुनील के नाम करनी पड़ी। सुनील को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, ये परशुराम जी और मेरा बेटा है, बीवी हूं मैं उनकी, और ये सच कभी बदलेगा नहीं। वो क्या है ना कि हम उस घर से बहुत दूर रह रहे, इसलिए वो कायरों की तरह यहाँ आते और हमें मार के चले जाते। अगर हम उस गांव में रहते, आरस गांव में रहते, तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती हमें मारने की? सुनील, रतन भाऊ, मैंने सोच लिया है, अब हम आरस गांव में जाके रहेंगे, उस घर के सामने। तब देखते हैं कितनी हिम्मत करते हैं ये लोग। विद्या और उसके बेटे सुनील ने अपनी पहचान की जंग को अब आरस गांव में लड़ने का फैसला किया। ये वही गांव था जहां 20 साल पहले विद्या जलील हुई थी, और परशुराम ने उसे दूसरे गांव में बसाया था ताकि 2 गृहस्थियों के बीच कश्मकश ना हो। अब सवाल सिर्फ पहचान और जमीन का नहीं था, अब सवाल था जिंदगी और मौत का।
क्या तमाशा है ये? भाऊ सठिया गए हैं ये लोग, घर के सामने ही घर किराए पे ले रखा है। ये चाय कर लो, जितनी नौटंकी करनी है कर लो, रहोगे तुम वही के वही जो तुम हो, नाजायज। तुम्हें मेरे भाई की जमीन नहीं मिलेगी, ना उसका मिलेगा नाम, तुम्हें मिलेगा बुरा अंजाम। कुतरियानो, अरे आप किसको अपना बाप बनाने चला रे? बोल रहे? दोनों माँ बेटे मिल करके एक कंपनी खोल लो, पेशेवर हरामी। जहां पैसा देखा वहां चले रिश्ता जोड़ने, भिखमंगे हरामी। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है रे कुतरानो? कर लो जो कुछ करना है। अंदर कहाँ है रे? बाहर निकल। अरे कोई रोको इस अरे मेरे बाबा को मार डाला, मेरे बाबा को मार डाला। बाबा, मैं नहीं खाता उसे यहाँ आके रहने के लिए। मेरी भी उतनी ही गलती है, मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ। सदाशिव खरे के मर्डर के 5 दिन बाद ही सुनील पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, लेकिन एफआईआर में उसका नाम क्या लिखा जाएगा, इस बात को लेकर वो ज्यादा परेशान था। बोल। अरे भाड़ में क्या जुर्म साहब, मैं एक नहीं 1000 बार लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि सदाशिव खरे को मैंने मार डाला, लेकिन आप ये बताइए एफआईआर में मेरा नाम क्या दर्ज है? क्या एक ही रट लगा रखी है बार बार? क्या है क्या तेरे नाम में? नाम ही सब कुछ है साहब। आप बहुत तकदीर वाले हो, आपको ये नाम बिना लड़े बिना सहे मिला है। बहुत लोगों का ऐसा नसीब नहीं होता। नाम आदमी की पहचान होती है, पहचान। और पहचान नहीं तो आदमी नहीं। जब सुनील फरार था तो हमने उसकी मां से पूरा नाम पूछा था, उसने सुनील खरे नाम बताया था, पर यह लड़का मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि एफआईआर में पूरा नाम हो सुनील परशुराम खरे। मेरा नाम आना चाहिए बस, सुनील परशुराम खरे, सन ऑफ परशुराम केशव खरे, ऐसा आना चाहिए और हर जगह आना चाहिए। तूने सदाशिव खरे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो तुझे 5 एकड़ जमीन नहीं दे रहा था। वो आदमी हमें हमारी पहचान नहीं दे रहा था। मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे नाम को अपने पैरों तले रोनता था। वो गंदी गंदी गालियां देता था हमें। कोई गाली देगा तो मार डालेगा उसे। कोई जान पर आ जाए तो सामने वाला क्या करता है सर? उस आदमी ने मुझे मेरे बाबा को अग्नि नहीं देने दी। मेरे और मेरे आई पर एक नहीं 2 जानलेवा हमले किए। कठपुतलियां गिरफ्तार हुई, लेकिन उनको नचाने वाला सदाशिव खरे आजाद घूमता रहा। जब तक वो जिंदा रहता ना, मैं बेनामी का गुलाम रहता, इसलिए मार दिया उसे और खत्म कर दी मेरी बेनामी। अब आप लोगों पर है, मुझे मेरा नाम दो तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। जो मर्जी सजा दो, लेकिन बिना नाम के आप मुझे छू तक नहीं सकते। पहले साबित करो, साबित करो कि मैं हूं, साबित करो कि मेरे बाबा थे, साबित करो कि मैं परशुराम खरे का लड़का हूं, सुनील खरे, और मेरे अंदर जो खून है वो परशुराम खरे का है। मुझे मेरी पहचान चाहिए बस। सर, हमने सुनील का बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चेक किया, दोनों में ही फादर्स नेम परशुराम खरे लिखा है, इसलिए एफआईआर में भी हमने परशुराम खरे लिख दिया है। और चार्जशीट में भी ठीक से लिखवा दो, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जिससे आरोपी जुर्म से बच निकले। सर। ये लड़ाई हमें कहाँ ले आई सुनील? नहीं लड़नी थी, छोड़ देना था। अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनानी थी हमें। अब हम कौन है सुनील? अब हमारी क्या पहचान है? सुनील
परशुराम खरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। सुनील इरादे और फितरत से क्रिमिनल नहीं था, एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो अपनी पहचान की कोशिश में आवेश में आकर एक संगीन जुर्म कर बैठा जो उसे कतई नहीं करना चाहिए था। सुनील को इस जुर्म के लिए जरूर सजा होगी, लेकिन सुनील और उसकी मां विद्या की दुर्दशा एक बहुत ही अहम विषय पर रोशनी डालती है, और वो है दूसरी औरत और उसके बच्चों का हक जब पुरुष अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलग ना हुआ हो। हमारे देश के कानून के हिसाब से ऐसे रिश्तों को स्वाभाविक तौर पर विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर ऐसे रिश्तों को कानून के दायरे में लाने का प्रयास हो तो फिर उस पुरुष पर द्विविवाह यानी कि बाइगमी का केस बनता है, और फिर हालात के अनुसार एक या दोनों औरतों को पुरुष से संघर्ष करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, अपने और अपने बच्चों की देखभाल के लिए। विद्या और परशुराम का रिश्ता जिस दिन से बना उसी दिन से वो दुविधा और उलझनों से घिर गया था। उषा और विद्या दोनों का प्यार और भावनाएं परशुराम को बराबर से खींच रही थी, और परशुराम भी दोनों के साथ बराबर इंसाफ कर रहा था और जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन दो पत्नियों के साथ एक पुरुष भले इंसाफ करे, लेकिन कानून विरासत के मामलों में सिर्फ एक ही शादी को जायज मानता है, और उस शादी को साबित करने के लिए कानूनी सबूत पेश करना अनिवार्य हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो सुनील एक ऐसे हालात का शिकार था जिसमें वो पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन जिसकी वजह से उसकी दुनिया पलट गई थी। लेकिन सदाशिव खरे का कत्ल करके सुनील ने ऐसे हालात पैदा किए जिसके परिणामों से वो पूरी तरह से वाकिफ था। पर क्या विरासत में मिला नाम उतना मायने रखता है, या खुद बनाई गई अपनी पहचान? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।